हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सीटेट का जो पेपर 1 है उसके हिंदी के पेडागोजी के पार्ट को करवाने वाला हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में पेडागोजी का सेशन करवाया था और मैथ का भी सेशन करवा चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो हिंदी का पेडागोजी है। तो लेट स्टार्ट। हिंदी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है 91 से। देखिए ये जो हमारा हिंदी कितना से स्टार्ट है 91 क्वेश्चन से। तो देखिए जो पहला 91 से जो 99 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आप इसको आसानी से पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। तो आधुनिक शिक्षा के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से आप ले सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इधर भी है और 91 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। आप इस गद्यांश को पढ़ोगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। इससे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है क्या, समाज में विभाजन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पेडागोजी के करवाऊंगा डिटेल में। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और प्रभाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। तो पतन की रास्ता अपना रही है। ये दूसरा क्वेश्चन था। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ये तो कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति और तार्किक। जो स्वाभाविक है, अभिव्यक्ति और तार्किक है, ये स्टूडेंट के स्वभाव को बतलाता है, जबकि जो साहित्यिक है वो भाषा से रिलेट करता है। तो जो समूह से भिन्न है वो क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, विकसित शब्द में पढ़ती है क्या है। तो विकसित शब्द में सिंपल सा क्वेश्चन था, इत पढ़ती है। 4 ऑप्शन था, इत, तो, शत और सित। तो इत पढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है, औसत है, पता नहीं, सुखद है। तो इसका जो आंसर है वो है दुखद, यानी कि ए। आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो सभी जानते हैं कि विज्ञान को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब मैट्रिक पास करने के बाद जो साइंस फैकल्टी को चूज करता है, विकल्प को चुनता है, उसको समाज अच्छा दृष्टि से देखता है और आर्ट्स को कम दृष्टि से, मतलब नीच दृष्टि से देखता है कि ये आर्ट्स का स्टूडेंट ये कमज़ोर रहा होगा। तो ये भी कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। 97 का 2 हो जाएगा। हालांकि आपको गद्यांश के अनुसार आंसर देना था। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हम किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर, बाल्यावस्था पर, विज्ञान पर। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा, कला प्रवृत्ति पर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल और इतिहास आदि विषय क्या है। तो ये तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान ये सारे सब्जेक्ट होते हैं गद्यांश के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे आपको एक कविता दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लो आराम से, या स्क्रीनशॉट लो लेके आप इसको या वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और उसके बाद आपको क्वेश्चन 100 से स्टार्ट हुआ। जैसे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति यानी कि नागो पर्वतों का पति जो है क्या हो जाएगा, कर्मधारा है। तो इसका आंसर 1 होगा अकॉर्डिंग टू पोएम। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या बोल रहा है, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इसके लिए अजय प्रयुक्त हुआ है। अखंड, जिसे खंड न हो, अमर जो कभी मरे नहीं, दिव्य एक दृष्टि से रिलेट करता है, और अजय से साफ मतलब है कि जिसको जीता ना जा सके। अच्छा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निस सिम शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यंजन संधि। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह क्या है, भारत का प्रहरी है या पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है, समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो ये भारत का प्रहरी है, यानी गार्ड बोल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, हिमक्रीट का आशय क्या है। हिमक्रीट का आशय है अकॉर्डिंग टू कविता
पोएम बर्फ का मुकुट। क्या है? बर्फ का मुकुट, यानी 105 का एक ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ से मेरा पेडागोजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो पेडागोजी क्वेश्चन काफ़ी तार्किक होते हैं और अगर आप इसके अच्छे से समझ जाओगे तो काफ़ी आप सही कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प को क्या कीजिए? चयन कीजिए। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसकी अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। ऑप्शन हमारे पास है पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा और अवलोकन। तो जांच सूची, लिखित परीक्षा, अवलोकन, इस सारे अंतर्गत जितने हो रहे हैं ना, ये सारे पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है पोर्टफोलियो। तो जो टीचर है वो अभिभावक को जो जानकारी दे रही होगी वो इसके अंतर्गत ही सारी उस बच्ची की या उस जो लड़का या लड़की रहा होगा उसकी जो ब्यौरा है उसको दे रही होगी अब उसके गार्जियन को। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। देखिए पहली कक्षा में जब छोटा बच्चा आता है ना स्कूल में तो उसे कुछ लिखना नहीं आता है, वो मतलब पहले शिक्षा के पहले पड़ाव पर होता है। तो इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कौन सा आंसर होगा। क्या बोल रहा है? पहली कक्षा में डैश पे लिखना के अंतर्गत आता है। शब्द लिखना, छोटा बच्चा तो शब्द नहीं लिख सकेगा क्योंकि उसके अक्षर का मालूम नहीं होगा। चित्र बनाना, छोटा बच्चा चित्र काफ़ी हद तक बना पाता है लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा ढंग का नहीं बनेगा। वाक्य लिखना तो सवाल ही नहीं होता है कि जब वो शब्द नहीं लिख पाएगा तो वाक्य कहाँ से लिख पाएगा, चित्र भी नहीं बना पाएगा। तो जब छोटा बच्चा होता है ना वो क से स्टार्ट करता है, अ से स्टार्ट करता है, तो अक्षर बनाना भी क्या लिखना के अंतर्गत आता है, यानी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए इसको आप जरूर नोटिस कीजिएगा, कम को। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए संदर्भानुसार अर्थ, ये तो बड़े बच्चों कर पाते हैं। फिर भी अगला देखते हैं, अक्षरों की पहचान और क्या है? अनुमान लगाना और पढ़ने का उद्देश्य। तो सबसे जो कम इन चारों में ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अनुमान लगाना। छोटे बच्चे क्या करते हैं? वो अनुमान नहीं लगा पाते। पढ़ने का उद्देश्य उसे पता नहीं कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं होता है। अक्षरों की पहचान, वो अक्षरों की पहचान धीरे धीरे करते हैं, जैसे क है, ख है। संदर्भानुसार अर्थ भी लगाते हैं। कोई कहानी दिया हुआ है या कोई पिक्चर दिया हुआ है, जैसे कि कौवा है, कौवा घड़ा में अपने चोंच से क्या कहता है गिट्टी को भर रहा है तो पानी ऊपर आएगा, इससे वो अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन वो अनुमान लगाकर जब पढ़ाई करेंगे तो उसका वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो अनुमान लगाना, बच्चे अनुमान तो लगाते हैं लेकिन सीखने में या पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण किसी को माना जाता है अनुमान लगाने का। बच्चे अधिकतर अनुमान लगाते हैं कि इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा, लेकिन वो गलत साबित हो जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो ये सिद्धांत वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आंसर आपको ढूंढना, इसको थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। जो भाषा संबंधित भाषा अर्जन क्षमता ये चॉम्स्की के साथ जाता है। चॉम्स्की ने इसके पर काम किया है और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए चॉम्स्की। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन, कंप्यूटर। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है वही सही है, लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन को भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समाचार पत्र, छोटे बच्चे समाचार पत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते, वो पढ़ेंगे भी नहीं इसे। टेलीविज़न में इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन कब? जब वो कार्टून चल रहा होता है। कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट लेंगे लेकिन कब? जब गेम खेल रहा हो। लेकिन बाल साहित्य में होते हैं बड़े बड़े कार्टून दिया हुआ रहता है और काफ़ी मनोरंजन उनका करता है, चित्र दिया हुआ रहता है और उसकी मदद से वो पढ़ पाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात डैश है, निंदनीय है, ये तो हो ही नहीं सकता है, विचारणीय है, ये काफ़ी हद तक हो सकता है, अनुचित है, नहीं हो सकता है, स्वाभाविक है, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा अपने घर से जब स्कूल आता है तो अपनी मातृभाषा कहने का मतलब है कि जो बच्चा अपने घर में बोलता है, अगर वो हिंदी भाषा से बिलोंग करता है तो वो हिंदी बोलेगा अपने घर में, इंग्लिश परिवार से बिलोंग करता है तो इंग्लिश बोलेगा, तमिल से अगर बिलोंग करता है तो तमिल बोलेगा, पंजाबी से बिलोंग करता है तो पंजाबी बोलेगा। मातृभाषा जो उसकी माता यानी माँ के घर से, यानी जो अपने पेरेंट के घर है वहाँ पर सीखता है, उसको मातृभाषा बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
स्वाभाविक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारे डैश व डैश का अभिन्न अंग है। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो इसका ऑप्शन 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञान आदि बच्चों का भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो ये क्या है, भाषा स्तर के पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण विज्ञान आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में डैश है। बाधक बिल्कुल नहीं होगा, निरर्थक बिल्कुल नहीं, अनुपयोगी बिल्कुल नहीं, सहायक है। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता का विकास में सहायक होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेगेटिव वाले अधिकतर आंसर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा में सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए ये चंद्र बिंदु एक्स्ट्रा लगा रही है सभी में, है ना। तो चलिए क्या बोल रहा है, वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। सजग अगर रहती तो वो गलत नहीं करती, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। वो अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। लापरवाह अगर रहती तो वो जो प आकार चंद्र बिंदु है यहाँ भी नहीं देती, यहाँ पर उन्होंने दी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वो अनुनासिक चिन्ह के नियम के अति सामान्यकरण करती है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि कहाँ पर हमें देना है और कहाँ पर हमें नहीं देना। चौथा बोल रहा है वो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। अगर नहीं जानती तो प आकर चंद्र बिंदु यहाँ पर भी नहीं देती, आँखें में आ चंद्र बिंदु यहाँ भी नहीं देती, लेकिन वो चंद्र बिंदु की जो अनुनासिक का जो प्रयोग है वो जान रही है, लेकिन वो थोड़ी असमंजस में है कि कहाँ पर हमें देना है, कहाँ पर हमें नहीं देना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए विद्यालय में भाषा शिक्षण है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। दूसरा, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। जब आप भाषा शिक्षा स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए चौथा नंबर क्या बोल रहा है? बच्चे की लिखन क्षमता को पहचाना। ये होगा नहीं, क्योंकि बच्चा शुरू में कुछ लिखना ही नहीं जानता है। बच्चे की पठन क्षमता को पहचाना, शुरू में बच्चा अच्छा से पढ़ भी नहीं पाएगा, ये भी नहीं होगा। पहला बोल रहा है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। आप कब पहचानोगे? जब आप उसको सिखा पाओगे, क्योंकि जब बच्चा घर से आता है तो काफ़ी हद तक अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, शब्द का ज्ञान नहीं होता है। तो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना भी एक अच्छे शिक्षक की क्वालिटी होती है। बच्चे की वो एक्सप्रेशन से वो समझ पाता है कि बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, बच्चा किस और इंगित कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता का लैस होते हैं। तो 2 बच्चे जब भाषा स्कूल में आएगा, जब वो प्राइमरी लेवल का होता है तो वो लिखने में कैपेबल नहीं हो पाता है, रटने में भी नहीं होता है, पढ़ने में नहीं होता है, लेकिन वो समझ पाता है। क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो सुनता है। सुनने के बाद जब छोटा बच्चा रहता है तो सभी घर में उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, उसको आप रिझाने की कोशिश करते हैं कि बोलो बेटा पापा मम्मी ये सब। तो वो सबसे पहले सुनता है और सुनने के बाद वो क्या करता है? समझने की कोशिश करता है, समझने के बाद ही वो बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा? कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। बच्चा सबसे पहले भाषा को सुनता है, समझता है, उसके बाद बोलता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसके डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, किसी भाषा को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणा को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। अगर आप किसी भाषा में निपुण होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके शब्द को सीखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। बिल्कुल नहीं होगा, छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप किसी मैटर में कितना भी लिख दो। उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, ये भी काफ़ी हद तक सही होता है लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। उसकी पठन क्षमता का आकलन काफ़ी हद तक सही है लेकिन पूर्णतः सही नहीं है। उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, कोई आप इस प्राइमरी लेवल में उससे आप बोलने सिखा दो कि कहाँ पर किस शब्द का प्रयोग करना है, उसकी उच्चारण कैसी है, तो समझ लेना कि आप उन्हें क्या किए, आपने उन्हें भाषा सिखा दिया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, सबसे कम पूछा है। तो देखिए कहानी लेखन, ठीक है, कहानी लेखन में क्या होता है? क्रिएटिविटी का निर्माण होता है, सृजनात्मकता का निर्माण होता है। आप किसी में कहानी लिखने बोलोगे तो कोई बच्चा
मतलब ज़्यादा लिख पाया, कोई बच्चा कम लिख पाया, किसी का सोच अलग है, किसी का सोच अलग है। घटना वर्णन ये भी काफ़ी हद तक सही है, कहानी कहना ये भी काफ़ी हद तक सही है। लेकिन श्रुतलेख क्या होता है कि छोटे बच्चों को आप श्रुतलेख नहीं दे सकते। श्रुतलेख का करने का मतलब कि उससे आप शब्द की जांच कर रहे हो, वो शब्द कितना सही लिखता है और कितना गलत लिखता है। तो ये बड़े बच्चों में लागू होता है, छोटे बच्चे में बिल्कुल लागू नहीं होता। तो सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है? श्रुतलेख। लेकिन अधिकतर टीचर क्या करते हैं, श्रुत लिखना, डिक्टेशन लिखाना स्टार्ट कर देते हैं छोटे बच्चों को, जो बिल्कुल गलत है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। ये विचार क्या है? आंशिक सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है, पूर्णतः सत्य है। ये बिल्कुल सत्य है कि जब आप किसी वर्ग में गए या किसी आप क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आप कितना अच्छा पढ़ा पा रहे हैं और आपका जो स्टूडेंट है वो कितना अच्छा सीख पाता है, ये दोनों चीज़ पर निर्भर करता है। बच्चे की मानसिकता पर और मतलब उसका कितना जो IQ लेवल है वो कितना है, और आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो कितना सही है। अगर बच्चे अगर ठीक है और आप सही तरीक़ा से पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो बच्चा को समझने में काफ़ी परेशानियों का सामना करने पड़ेगा, वो सीख नहीं पाएंगे। तो जो आकलन प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षण क्या होता है, ये पूर्णतः सही है। क्यों? क्योंकि आपने किस तरीक़ा से पढ़ाया, आप कितना उसे समझा पाए, ये काफ़ी मायने रखता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पूर्णतः सही है। क्या? क्षमताओं का आकलन शिक्षक का भी होता है और किसका? बल्कि शिक्षक और शिक्षक का भी होगा, शिक्षण का भी होगा कि आप किस तरह का, आप में क्या नॉलेज है और आप कितना अच्छा से पढ़ा पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग पेडागोजी संपूर्ण पार्ट को कर लिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, या फिर मैं इसका जो इंग्लिश है उसको करवाऊँगा, या फिर जो और क्या बच गया साइंस है उसको करवाऊँगा। थैंक यू।